दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी 66 का फॉर्म भरा है या फिर आने वाले दिनों में आप बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर यह एपिसोड आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पूरे एपिसोड को शुरू से अंत तक देखें। इससे पहले हमारा एक टेस्ट सीरीज आ चुका है जिसमें हमने क्राउन बुक को पूरा ख़त्म किया है। पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर लगभग 560 तक था। सारे पेज को हमने ख़त्म किया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो उसके जो लिंक हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो इसके 2 एपिसोड पहले आ चुके हैं। आज यह लास्ट एपिसोड होगा एंशिएंट इंडिया का। तो इसमें हम पूरे एंशिएंट इंडिया को आज ख़त्म कर रहे हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक प्रश्नों को बताया गया है इसमें। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। इससे पहले कि एपिसोड को शुरू करूं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन किस शासक को आदिराज भी कहा जाता था? दोस्तों, सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक भी था और प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्राभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? सही जवाब है उज्जैन। उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जबकि पाटलिपुत्र और वैशाली भी इसके व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। जबकि ताम्रलिप्ति तथा घंटासाला जो था ये गुप्तकालीन पूर्वी भारत के तथा भरौच, सोपार और कल्याण ये पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त शासकों द्वारा ग्रहण की गई उपाधियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर बी और सी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इन्होंने परांतक, पराक्रमांक, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज और परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जबकि स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण किए थे और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, विल्सड का स्तंभ लेख निम्नलिखित किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त के बारे में यह जानकारी उपलब्ध कराता है। समुद्रगुप्त की बात करें तो इनका संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है, जबकि स्कंदगुप्त का संबंध भीतरी स्तंभ लेख से है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर असत्य दिया गया है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 9 राजा तथा आर्यावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था, जबकि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजा और आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया था। और दक्षिणापथ के 12 राजा को हरा करके इसने धर्म विजय का कार्य किया और आर्यावर्त के 9 राजा को हरा करके इसने दिग्विजय का कार्य किया था। इसको डॉक्टर VA स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है इन्हीं विजयों के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल नहीं था? दोस्तों, यहाँ पर सभी जो हैं नवरत्नों में शामिल थे। इनके अतिरिक्त और भी थे, जैसे कालिदास हो गए, धनवंतरी हैं, वरुचि थे, वराहमिहिर, शंकु, ये सारे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका के किस राजा ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त की थी? सही जवाब है मेघवर्मन था श्रीलंका का शासक, उसने ही ये अनुमति प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उनके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए उन्हें दर्शाया गया है और इनके 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का वर्णन भी मिलता है, जिसमें गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु और वीणा सारण शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूनों का आक्रमण शुरू हुआ था? सही जवाब है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूनों का आक्रमण शुरू हुआ था और स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में चक्रपालित द्वारा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया गया था। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन दामोदरपुर ताम्र
पत्र अभिलेख से किस विषय की जानकारी उपलब्ध होती है? सही जवाब है गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में बात करें तो कुल राजस्व जो था वो कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग के बीच में हुआ करता था। भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उन्हें सील कहा जाता था, जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी शासक कौन था? सही जवाब होगा समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था रामगुप्त, जो कुछ समय के लिए ये शासक बना था, लेकिन रामगुप्त जो था शकों से हार गया था, पराजय हो गई थी इसकी, और शकों ने इसकी पत्नी जो ध्रुव देवी थी इसको अपहरण कर लिया था। और अपहरण क्या कहूँ, या रामगुप्त ने उसे दे दिया था, शकों को दे दिया था। यह देख करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ये दोनों अपने भाई, बड़े भाई रामगुप्त और शक शासक दोनों की हत्या कर दी। यहाँ पर एक और घटना है कि इस घटना का जो विवरण है, ये रामगुप्त की पत्नी का अपहरण वाली बात, ये देवी चंद्रगुप्तम तथा राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है, इन दोनों पुस्तक में इस बारे में जानकारी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन निम्नलिखित पदाधिकारियों में कौन सही सुमेलित है? दोस्तों यहाँ सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त जो संधि विग्रहक होते थे, ये संधि व युद्ध का मंत्री हुआ करता था। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाला मुख्य अधिकारी होता था। खाद्य पाकिका जो था, ये राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष हुआ करता था। और रणभंडाधिकृति जो होता था, ये सैनिक सामग्री का व्यवस्थापक हुआ करता था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में मंदिरों व ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान की भूमि क्या कहलाती थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, अग्रहार कहा जाता था इनको। भोग कहलाता था राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला जो कर था। भाग कहलाता था राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा। उदरंग कहलाता था अस्थायी काश्तकारों के लिए जो कर होती थी। ऊपरी कर में अस्थायी कृषकों के लिए कर हुआ करता था, जबकि हिरण्य जो था ये नगद रूप में दिया जाता था। विष्टि के बारे में बात करें तो ये बेगार काम करने वाले जो लोग होते थे उनको विष्टि कहा जाता था, यानी निःशुल्क काम, श्रम करना। और दिनार जो होता था ये स्वर्ण मुद्राएं होती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस पुस्तक का संबंध आर्यभट्ट से नहीं है? सही जवाब है, यहाँ पर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें जो पंच सिद्धांतिका है और ब्रह्म सिद्धांत, ये दोनों जो है पुस्तक इनकी नहीं है। तो पंच सिद्धांतिका, लघु जातक हो गए, या आप मैं कहूँ बृहत संहिता, ये सब बराह मिहिर की रचना है। जबकि ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई थी। ब्रह्मगुप्त जो थे गुप्त वंश में काफ़ी एक प्रकांड विद्वान हुआ करते थे गणित के। आर्यभट्ट की अन्य पुस्तकों के बारे में बात करें तो आर्यभट्टियम हुआ करता था और आर्याष्टक शतक होता था। लाटदेव को यहाँ पर सूर्य सिद्धांत का गुरु कहा गया है गुप्त काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन अजंता की गुफा संख्या में मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण किया गया है, तो वो गुफा संख्या क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी को दर्शाया गया है। और गुफा संख्या 16 और 17 दोनों है, ये गुप्तकालीन मानी जाती हैं। यहाँ पर आगे बात करें तो गुफा संख्या 17 में बौद्ध धर्म के जातक कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्तकालीन निम्नलिखित किस पुस्तक में निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है? सही जवाब है मृच्छकटिकम, जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन भी शुरू हो गया था। जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजा जो थे उनका प्रभुत्व ज़्यादा नहीं हुआ करता था, छोटे छोटे नगरों में बट गया था। वेश्यावृत्ति की प्रचलन हो गई थी। अमाजू के बारे में, कुटनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ बात करें तो आधुनिक मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो गया था। और आज के समय में हम हिंदू का जो प्रादुर्भाव देखते हैं, जो महत्व, जो सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, ये गुप्त वंश से ही शुरू हुआ था। और आधुनिक विज्ञान की आशा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हुए, आर्यभट्ट हुए, वराह मिहिर हुए, तो ये सब उन्होंने साइंस को लेकर के एक नया क्षेत्र बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना किसके द्वारा की गई थी?
सही जवाब होगा प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। यह सभी वाकाटक राजवंश से संबंधित हैं, जितने भी राजा दिए गए हैं। सर्वश्रेण ने यहाँ जो था प्राकृतिक काव्य हरि विजय की लिखा था। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण वाकाटक शासकों के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्यभूति राजवंश की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है थानेश्वर हुआ करती थी। अगला प्रश्न, पुष्यभूति शासक राज्यवर्धन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? सही जवाब है शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी। हुआ यूं कि राज्यवर्धन की बहन हुआ करती थी राजश्री, और राजश्री का पति था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई थी देवगुप्त के द्वारा, और देवगुप्त ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था, जिस कारण राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। इसका बदला लेते हुए देवगुप्त का एक मित्र था शशांक, और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस शासक ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी? सही जवाब है ऑप्शन ई, परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है, और हर्षवर्धन ने ही शशांक को पराजित कर उसकी हत्या भी कर दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? मुझे उम्मीद है सब लोग इसका जवाब देंगे। नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में हर 5वें वर्ष आयोजित समारोह महामोक्ष परिषद के किस समारोह में वेनसांग सम्मिलित हुआ था? सही जवाब है छठे परिषद में वेनसांग शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जो पुस्तक है हर्षचरित और कादम्बरी, इसकी रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट के द्वारा की गई थी, जबकि जैसे प्रियदर्शिका हो गई, रत्नावली और नागानंद, इसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई, जो एक संस्कृत नाटक है। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? सही जवाब होगा हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय भारत का कौन सा स्थान सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब होगा दोस्तों मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो सिंह विष्णु जो था ये वैष्णव धर्म का अनुयायी हुआ करता था। 27वां प्रश्न है, मत विलास प्रहसन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा ये रचना की गई थी। यह एक जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम का एकाश मंदिर यानी रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही जवाब है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कुल रथों की संख्या, रथ मंदिरों की संख्या बोलें तो ये 7 है, और सबसे छोटा रथ मंदिर जो है ये सब द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की थी। आगे आने वाले कुछ प्रश्नों के द्वारा हम समझ पाएंगे कि वातापी कोंड की उपाधि किस उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? सही जवाब है नरसिंह वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो था ये विद्या प्रेमी था, और इसे विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी उसने। नेक्स्ट, भारत में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर निर्माण से मानी जाती है? सही जवाब है कांची का कैलाशनाथ मंदिर निर्माण से द्रविड़ शैली का निर्माण माना जाता है। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है तथा महाबलीपुरम के सोर मंदिर का निर्माण, दोनों का निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और 10 कुमार चरित के लेखक जो हैं दंडी, नरसिंह वर्मन के काल में ही हुआ करते थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे। और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन के द्वारा करवाया गया था, जो नंदी वर्मन द्वितीय हुआ करता था शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस चोल शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? सही जवाब होगा यहाँ पर विजयालय, जो चोल वंश का संस्थापक भी हुआ करता था, और इसकी राजधानी हुआ करती थी तंजौर यानी तंजावुर। विजयालय ने
निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य चोल ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर जवाब दें। सही जवाब होगा दोस्तों प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था, पुराणों से ये हमें जानकारी मिलती है, और यह एक वकाटक शासक था और जिसने सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का शासक नहीं था? सही जवाब है अपराजित वर्मन जो था यह एक पल्लव वंश का शासक था, और यह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, राजराज प्रथम के श्रीलंका पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए राजा महिम पंचम, ऑप्शन डी सही होगा, राजा महिम पंचम वहाँ का शासक हुआ करता था। तो राजराज प्रथम जो था ये श्रीलंका के विजित प्रदेशों को अपने प्रांत में मिला लिया और एक नए प्रांत के साथ इसका नाम रखा मुंडी चोल मंडलम, और इसकी राजधानी बनाया था पोलन्नरूवा को। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? सही जवाब है राजेंद्र प्रथम के काल में सर्वाधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल के किस शासक को पराजित कर राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए महिपाल को पराजित किया था। गंगईकोंड चोल पूरम के निकट चोल गंगम जो था एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम ने, और उत्तर भारत के जो भी पराजित शासक हुआ करते थे उनसे वो कहा करता था कि कलश भर करके जल लाइए और उस तालाब में भरिए। ये जानकारी हमें जो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में निम्नलिखित किस शासक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? सही जवाब है जयकेश प्रथम। यह एक गोवा का कदंब शासक था, और राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी, जबकि राजेंद्र तृतीय जो था चोल वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? जो उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे प्रशासन के वो पेरुंदरम कहलाते थे, और निम्न जो पदाधिकारी हुआ करते थे निम्न दर्जे के उन्हों को सेरुंदरम कहा जाता था, जबकि उडनकूटम जो था ये राजा के पास हमेशा रहने वाला मुख्य पदाधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ई 6 प्रांतों में जो चोल साम्राज्य था वो विभाजित था। और सही बात करें तो मंडलम जो हुआ करता था वो कोट्टम में विभाजित था, कोट्टम नाडु में, और नाडु कुर्रमों में विभाजित हुआ करता था। यहाँ पर बात करें तो चोल साम्राज्य में भूमि कर जो था वो 1/3 भाग लिया जाता था, और वेतनभोगी कर्मचारी भी रखे जाते थे जिन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार करने हेतु राष्ट्रकूट वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ध्रुव था वो शासक। ध्रुव के बारे में बात करें तो इनको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जबकि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अमोघ वर्ष के बारे में बात करें तो ये जैन धर्म का एक मतावलंबी था जिसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब निवासी अल मसूदी निम्नलिखित किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, इंद्र तृतीय के शासनकाल में ये भारत आया था, और इसने ही राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था, और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिसने शांति पुराण ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं? सही जवाब होगा एलोरा में है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से, और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सही जवाब होगा विक्रमादित्य षष्ठम जो था ये सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ करता था। विल्हन और विज्ञानेश्वर इसी के दरबार में रहते थे।
विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है, और जबकि विक्रमाकंठ देव चरित जो है ये विल्हन के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की गई थी? सही जवाब होगा परमेश्वर की उपाधि उसने धारण की थी। हालांकि दक्षिणापथेश्वर की भी राजधानी जो उपाधि है उसने धारण की थी। पल्लव शासक जो था नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने ही पुलकेशिन को पराजित किया था, और पराजित किया इसी युद्ध में वो मारा भी गया, और इसी उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अभी कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न किया था और आपको बताया था कि आगे जानकारी मिलेगी, तो यहाँ से ये जानकारी आपको मिल रही है। वातापी कोंड की जो उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ये पुलकेशिन द्वितीय को हराने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ई, धर्मपाल ने ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जबकि बौद्ध धर्म का ये जो वज्रयान शाखा का यहाँ पर पढ़ाई हुआ करता था विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और धर्मपाल के दरबार में ही बौद्ध लेखक था एक हरिभद्र, वो यही निवास किया करता था। अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर देवपाल ने करवाया था। यहाँ पर बात करें पाल वंश के बारे में, तो पाल वंश को गौरी रीति नामक साहित्य विद्या का केंद्र भी माना जाता है। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। वही त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण, उसमें सफलता के कारण इनको उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण दी गई थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। जबकि जावा का शासक था बलपुत्र देव, इसके अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उसको 5 गांव दान में दिया था। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है हाल के दिनों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में रहते थे? दोस्तों सेन वंश का जो राजा था, अंतिम राजा कह सकते हैं, अंतिम हिंदू राजा, ये था लक्ष्मण सेन। ये इसका क्षेत्र जो था ये बंगाल क्षेत्र हुआ करता था। तो ये इसी के जो काल में था, इसी के दरबार में जयदेव रहा करते थे। और इनके ही साथ जो तो पवन दूत के लेखक हैं धोई, और साथ ही साथ ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हैं हलायुद्ध, ये दोनों भी लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजवंश एवं उसके संस्थापकों में कौन सही सुमेलित है? दोस्तों यहाँ पर सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन नामक 2 सेना नायक निम्नलिखित किस शासक के दरबार में रहते थे? सही जवाब है परमर्दी देव। परमर्दी देव के शासनकाल में ये उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। भीम प्रथम के बारे में बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और इसी के समय सामंत बिमल जो है माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन जो था, इसी के राज्यसभा में रहने वाला कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय की पुस्तक की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रबोध चंद्रोदय, याद रखेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध कब हुआ था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द हमारा तीसरा चौथा एपिसोड आएगा, जिसमें हम पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 27 तक कवर करेंगे। तो चलिए यहीं पर हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। धन्यवाद।